कि खौला की कहानी है। खौला एक गांव की मासूम सी लड़की, जिसकी बचपन की सिर्फ एक नादानी ने उसकी जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे वालिद साहब स्कूल के हेडमास्टर थे और तालीम की अहमियत से खूब वाकिफ थे। बदकिस्मती से हम देहात में रहते थे। मुझे तालीम का बेहद शौक था। हमारी फूफो लाहौर जैसे पुरौनक शहर में सुकूनत पजीर थी। 3 साल में 2 बार हमारे घर कुछ दिनों को जरूर आती थी, जब उनके बच्चों को छुट्टियां होती। ये वक्त हम इकट्ठे गुजारते और बहुत मजा आता था। हमारे पास साल भर की बातें जमा होती थीं, लिहाजा खूब बातें करते। वो सब मुझसे गांव की बातें पूछते, मुख्तलिफ रिश्तेदारों के हालात मालूम करते और मैं उनसे शहर के बारे में सवालात करती, क्योंकि मुझे शहर की जिंदगी बहुत पुरकशिश लगती थी और वहां की रौनक मेरे दिल को भाती थी। मैं अक्सर फूफो से भी शहर की बातें पूछा करती और वो बड़े प्यार से मुझे जवाब दिया करती थी। मैं हैरत से उनकी बातें सुनती कि शहर गोया मुझे एक जहाने हैरत लगता। मैं सोचती कि काश मैं भी किसी बड़े शहर में रह सकती। फूफो मुझे प्यार करती थी, वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। लेकिन उनका बेटा फरहान, जो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, हमेशा कहता, अम्मा मुझे तालीम याफ्ता लड़की से शादी करनी है, जबकि मैं मिडिल से आगे ना बढ़ सकी। फूफो जानती थी कि फरहान मुझे नापसंद नहीं करता, लेकिन जानता है कि हमारे गांव से मिडिल से आगे स्कूल नहीं है, लिहाजा मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि अब्बू से मनवा लिया कि मिडिल पास करने के बाद खौला को मेरे पास लाहौर भेज दें, ताकि वो मुझे आगे पढ़ा सकें। जब मैंने 8वीं जमात पास कर ली और नंबर भी अच्छे आ गए, फूफो मुझे अपने घर लाहौर ले गई। मैं बहुत खुश थी। शहर में रहने की मेरी दिली मुराद बर आई थी। एक तो फरहान को पसंद करती थी, फिर लाहौर जैसे शहर में पढ़ाई का मौका मिला था, जो किसी सुनहरी मौके से कम नहीं था। फूफो ने मुझे एक अच्छे गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मैं शौक व लगन से पढ़ने लगी। जिन दिनों मैट्रिक के इम्तिहान थे, मेरी मुलाकात नादिर से हुई। फूफो के पड़ोस में असगर साहब रहते थे। नादिर उनका भतीजा था और वो भी रहीम यार खान के एक गांव से पढ़ने लाहौर आया था। उसके चाचा यहां पर एक सरकारी महकमे में मुलाजमत करते थे। जब मैं स्कूल जाती थी, वो भी अपने कॉलेज आता था। हम दोनों के तालीमी इदारे घर से बहुत ज्यादा दूर ना थे। नादिर कभी अपनी मोटर बाइक पर और कभी पैदल जाता। मुझे अक्सर फूफा स्कूल पहुंचा दिया करते थे। फूफा का तबादला लाहौर से शेखुपुरा हो गया, तो मैं भी पैदल ही स्कूल जाने लगी। अब वो मुझे रोज स्कूल पहुंचाने नहीं जा सकते थे। हिम्मत करके अकेली जाने लगी, क्योंकि 1 साल गुजर जाने के बाद रास्ता मेरे लिए अजनबी ना रहा था। रोज रास्ते में अपने कॉलेज जाते हुए नादिर दिखाई दे जाता। वो अजनबी ना रहा। मैं जान चुकी थी कि हमारे पड़ोस में रहता है। उसकी चची से फूफो की अच्छी सलाम दुआ थी। अक्सर ये एक दूसरे के घर आती जाती थी, लिहाजा नादिर से मुझे कोई अजनबियत महसूस ना होती। वो भी मेरी तरह तालीम का रसिया था, मेरी तरह गांव का रहने वाला, मगर हुसूल इल्म की खातिर अपने घर से दूर दराज रिश्तेदारों के घर रहने पर मजबूर था। मेरे और उसके मसाइल तकरीबन एक जैसे थे। एक रोज जबकि मेरा पेपर था और फूफा घर पर मौजूद न थे, पैदल स्कूल जाने को निकली। उस दिन बादल गहरे थे। अभी आधा रास्ता तय किया होगा कि जोरों शोर से बादल गरजने लगे, बिजली कूदने लगी और फिर आनन फानन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
लाहौर का मौसम ही ऐसा है, कभी शदीद हब्स और गर्मी, फिर यकायक तेज बारिश भी हो जाती है। मैं सर से पांव तक भीग गई और एक कदम चलना दुश्वार हो गया। बारिश छाजों बरस रही थी। अब ना मैं आगे जा सकती थी और ना पीछे को पलट सकती थी। सालाना पेपर था, लिहाजा पर्चा देना भी जरूरी था। घबराई हुई इधर उधर देखती, फुटपाथ पर चलती। जब पानी टखनों को छूने लगा तो एक जगह दीवार के साए में रुक गई। इतने में एक मोटरसाइकिल आकर मेरे सामने रुकी। ये नादिर था। उसने कहा, आ जाओ, मैं तुमको स्कूल छोड़ देता हूं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। उस वक्त ऐसी कसमा पुरसी की हालत में थी कि शायद कोई अजनबी भी ये पेशकश करता तो कबूल कर लेती। ये तो फिर नादिर था, जिसको मैं 1 साल से जानती थी। वो एक शरीफ और बाएतेबार पड़ोसी था। मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई और कहा, शुक्रिया नादिर, अगर तुम ना आते तो जाने मेरा क्या हाल होता। उसने सवाल किया, अब घर वापस जाना है या स्कूल जाना है? स्कूल जाना है, क्योंकि आज हमारा सालाना पर्चा है। मुमकिन है कि पर्चा मुलतवी हो गया हो। अगर मुलतवी भी हो गया हो, फिर भी मालूम करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं पेपर देने से रह जाऊं। मैंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल के अंदर जाकर मालूम कर लेना। पेपर हो रहा हो तो बैठ जाना, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। क्या खबर और कितनी देर बारिश हो। फिर तुम वापस घर कैसे जाओगी? उसने कहा, हाँ ठीक है नादिर, क्योंकि फूफा तो मुल्तान गए हैं और फरहान घर होता ही नहीं है। वो पढ़ाई के सिलसिले में इस्लामाबाद में रहता है। घर पर सिर्फ फूफो होती हैं जो इस मौसम में मुझे लेने नहीं आ सकती। वो भी यकीनन हमारे घर आकर अब्बू से यही कहेंगी कि खौला को स्कूल से लाना है। पड़ोस में वो सबसे ज़्यादा एतमाद हमारे घर आने पर ही करती हैं और हमारे घर से उनके पुराने ताल्लुकात हैं। उसने जवाब दिया, सो बेहतर है मैं तुमको वापस घर भी पहुंचा दूं। नादिर ने एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को खुद ही महसूस कर लिया। स्कूल के गेट के पास उतरकर मैंने उसे कहा, नादिर भाई, ऐसा करो कि चंद मिनट ठहर जाओ, मैं पता कर लूं। अगर पर्चा मुलतवी नहीं हुआ तो फिर अभी आकर बता जाती हूं, वरना वापस घर तो जाना है। दूसरी सूरत में भी मैंने ही तुमको घर पहुंचाना होगा। वो बोला, जाओ सुकून से मालूम करो और ये बताती जाओ कि पर्चा कब खत्म होगा, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा पर्चा हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 12 बजे, मैंने जवाब दिया। इम्तिहान हाल में पहुंची तो काफ़ी तालिबात आई हुई थी और पर्चा मुलतवी नहीं हुआ था। मुमतहिन ने कहा, पर्चा वक्त पर शुरू होगा। अलबत्ता कुछ तालिबात बारिश के बायस लेट हो गई हैं, लेकिन वो अगर लेट भी आईं तो इम्तिहान में शरीक कर लेंगे। उस वक्त उन्होंने पेपर्स बांटने शुरू कर दिए और मैं दोबारा गेट पर जाकर नादिर को ये ना बता सकी कि पर्चा मुलतवी नहीं हुआ है। सोचा अगर वो चाहेगा तो यहीं रुक जाएगा, वरना चला जाएगा। 12 बजे का तो बता चुकी थी, इसलिए दोबारा लेने आ जाएगा। मैंने भीगे हुए कपड़ों के साथ पर्चा दिया और सुकून से सवालात हल कर लिए। पेपर खत्म हुआ, हाल से निकलकर गेट पर आ गई। उस वक्त तक बारिश थम चुकी थी। गेट से बाहर निकली और नादिर को अपना मुंतजर पाया। खुशी हुई और एक सुकून का भी एहसास हुआ, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ कि कोई तो इस वक्त अपनों जैसा है, वरना सड़कों पर नदी नाले का सा आलम था। कैसे घर पहुंचती? ऐसे में किसी सवारी का मिलना मुहाल था। बताती चलूं कि उन दिनों सेल फोन का रिवाज न था, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे। बहरहाल मैं नादिर के मोटर बाइक पर बैठ गई। थोड़ा सा आगे तक चले थे कि पानी का रेला सड़क पर बहता नजर आया। नादिर ने कहा, दूसरे रास्ते से जाना होगा, रास्ता तो लंबा है।
मगर सड़क साफ होगी, ऊंची और नई सड़क है और गड्ढे वगैरह भी नहीं है। उसी रास्ते से चलते हैं। उसने मोटर बाइक मोड़ ली और पिछली सड़क पर अपनी बाइक को ले आया। वाकई सड़क अच्छी और कदरे ऊंची थी। उसके अतराफ तो पानी जमा था, मगर मेन रोड पर पानी नहीं था। ये बाईपास रोड था जो नया बना हुआ था। हम उसी रोड पर जा रहे थे कि अचानक नादिर ने मोटर बाइक को रोक लिया। कहने लगा, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। ऐसा करो कि तुम वो सामने पार्क है वहां बेंच पर बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं नजदीकी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालकर अभी आता हूं। नाचार मैं पार्क में पहुंचकर बैठ गई। मेरे हाथ में 2 किताबें और एक रजिस्टर था जिसमें नोट्स लिखे हुए थे। मुझे यहां बैठे 15 मिनट गुजर गए, मगर नादिर नहीं आया। तब मैं बहुत परेशान हो गई। एक तो पर्स में इतने पैसे ना थे कि टैक्सी लेकर घर जाती, फिर बाईपास रोड के सामने मैं उस वक्त पार्क में बैठी थी जो घर से काफी दूर था। उधर का रास्ता मुझे नहीं आता था। डर था कि अभी तो बारिश थमी हुई है, अगर दोबारा बरसने लगी तो क्या करूंगी। खुदा जाने नादिर क्यों नहीं आया। इसी परेशानी में बैठी थी कि नादिर आता दिखाई दिया। मेरी जान में जान आई। खुदा का शुक्र अदा किया कि वो आ गया था। अगर ना आता तो क्या करती। मोटर बाइक उसने करीब खड़ी कर दी और मेरे पास बेंच पर बैठ गया। बोला 2 मिनट सांस ले लूं तो चलते हैं। फिर उसने जेब से गरम गरम मूंगफलियों का पैकेट निकाला और बोला, एक पठान रेड़ी वाला पेट्रोल पंप के पास मूंगफलियां बेच रहा था। जी चाहा कि मौसम का लुत्फ इन गर्मा गर्म मूंगफलियों को खाकर उठाऊं। तुम भी खाओ। उसने पैकेट मेरे सामने कर दिया। मैंने मुट्ठी भरकर मूंगफली ले ली और खाने लगी। भूख लगी थी। इतनी देर में एक लड़का हमारे पास आया। उसने सामने की तरफ इशारा किया कि उधर से आया हूं। चाय पिएंगे साहब? गर्मा गर्म है। मुझे और नादिर को कुछ सर्दी महसूस हो रही थी। हमारे कपड़े अभी तक भीगे हुए थे। नादिर ने कहा, हाँ ले आओ, मगर जल्दी से। अभी लाया साहब। उसने पार्क के कोने में बनी टक शॉप की जानिब दौड़ लगा दी। वाकई वो चंद मिनटों में चाय के 2 गर्मा गर्म छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास ले आया और रकम लेकर चलता बना। हम घूंट घूंट चाय पी रहे थे और साथ साथ मूंगफली भी खाते जाते थे। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। पौधे फूल सब तरोताजा और बारिश के पानी से नहाए हुए हरे भरे निखरे अजब बहार दे रहे थे। मेरे दिल में नादिर के लिए भाइयों जैसा एहतराम था और उसकी नीयत में भी कुछ मैल न था। घर से काफी दूर एक वीरान जगह पर आ बैठे थे। यहां आकर बैठने की हमारी कोई पहले से प्लानिंग ना थी, बस इत्तेफाक था और हम बेखौफ थे। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों के खूबसूरत झुंड थे। जमीन पर सब्जा बिछा हुआ था। ये बड़ा खूबसूरत मंजर था और हम दुनिया और माफिया से बेखबर थे। 400 मौसम का अजब नशा फैला हुआ था। होश तो उस वक्त आया जब एक पुलिस वाले ने हमारी पुश्त की जानिब से डंडा लोहे की बेंच पर बजाया। हमने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो गजबनाक निगाहों से हमको घूर रहा था। तुम लोग कौन हो और यहां किस लिए बैठे हो? हम क्या जवाब देते। घबराकर बेंच से उठ खड़े हुए। बताओ कौन हो तुम और इतनी बारिश में इस सुनसान पार्क में क्या करने आए थे? मैंने हकलाते हुए कहा, वो मेरा सालाना पर्चा था। इससे आगे कुछ ना बोल सकी। इसीलिए यहां मौसम का लुत्फ ले रही हो बीबी? यहां पर बैठकर सालाना पर्चा दे रही हो? चलो थाने। और भाई मिस्टर, तू कौन है इसका? ये मेरी बहन है। बेख्तियार नादिर के मुंह से निकला। अच्छा बहन है, तो बहन के साथ इस मौसम में यहां मूंगफलियां खाने आए हो? उसने सीटी बजाई। फौरन ही उसके 2-3 सिपाही निकल आए जो कहीं नजदीक ही थे। हमारे सरों पर आ पहुंचे। उन्होंने हमको घेर लिया
नादिर ने कुछ कहना चाहा तो भी उन्होंने हमारी कोई बात न सुनी। हमें धकेलते हुए पार्क से सड़क पर ले आए और पुलिस वैन में बिठा दिया। नादिर से उसकी मोटर बाइक की चाबी भी छीन ली। या खुदा, ये क्या हो गया? किस जुर्म की सजा मिल रही है? हमने तो कोई गुनाह ना किया था। सैर करने को भी घर से नहीं निकले थे। बस बारिश की नागहानी आमद की वजह से ऐसा इत्तेफाक हो गया। नादानी में पार्क में बैठ गए और यही हमारा जुर्म था। थाने में मौजूद थानेदार ने तरह तरह के सवालात की बौछार कर दी और तफ्तीश शुरू हो गई। वो ऐसी गलीज बातें कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं। जाहिर है हम बहन भाई ना थे, पड़ोसी थे। मजीद झूठ बोलकर खुद को ज्यादा मुसीबत में फंसाना था। सब कुछ सच सच मनोअन बयान कर दिया। थानेदार ने इतनी मेहरबानी की कि मेरे फूफा और नादिर के चचा को हमसे नंबर लेकर फोन कर दिया। नादिर के चचा घर पर थे, उनके पास कार थी। वो पहले पहुंच गए, जबकि फूफा 2 घंटे बाद आए। इस दौरान चचा ने काफी थानेदार की मिन्नत समाजत की, क्योंकि वो जानते थे मैं अच्छी लड़की हूं और वाकई सालाना परिचय के लिए घर से निकली थी। नादिर के पास अपने कॉलेज की किताबें थीं और वो भी कॉलेज आने को ही घर से निकला था। सब कुछ साफ आया था, लेकिन जिनका दिन रात मुजरिमों से साबका रहता हो, उनके जहन में तरह तरह की कहानियां जन्म लेने लगती हैं। हम ये साबित कैसे करते कि हम दोनों में पहले से कोई ताल्लुक नहीं है और महज मौसम की खराबी के सबब ये वाकया इत्तेफाकन रूनुमा हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तो नादिर के चचा और मेरे फूफा को भी गलत खदशात से रोशनास करा के उनके दिलों में शको शुबा का बीज बो दिया कि भाई आप बुजुर्ग क्या जाने आजकल की नस्ल और इनकी चालाकियों को। आप नहीं समझ सकते। ये बुजुर्गों को बेवकूफ बनाने में अपना सानी नहीं रखते। इस मामले को कतई हल्का फुल्का ना लें। यह इम्कान कभी मौजूद है कि इन दोनों में दोस्ताना मरासिम हो, जिनकी इजाजत शुरफा अपने बच्चों को हरगिज नहीं दिया करते। चचा और फूफा इंस्पेक्टर की बातों से नादिम थे और उनके जहनों में हमारे लिए मनफी सोचें जन्म ले रही थी। ताहम घराने और खानदान की इज्जत का सवाल था। थानेदार की माकूल मुट्ठी गरम की और मामला रफा दफा करके हमको घर ले आए। अब हम ऐसे शर्मिंदा और नादिम के जैसे सचमुच हमने जानबूझकर प्लानिंग से सैर सपाटे का प्रोग्राम बना लिया हो और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बारिश को बहाना बनाकर बाईपास रोड पर पार्क में तन्हाई से लुत्फ लेने को जा बैठे थे। इस एक गुमान से उनके दिलों में हजारों शुकूक उभरने लगे कि ना जाने कब से ये सिलसिले चल रहे थे। हम अपनी क्या सफाई दे सकते थे। नादिर ने गर्दन झुका रखी थी और मेरी आंखें बस नीर बहाती रह गई थीं। मैट्रिक के पर्चे हो चुके थे। फूफो ने मुझे ये कहकर वापस गांव भिजवा दिया कि बेटी अब तुमको मजीद पढ़ाना मेरे बस में नहीं रहा। तुम्हारे फूफा ने साफ कह दिया है कि मैं किसी की जवान बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। यूं एक जरा सी गलती से मेरा मुस्तकबिल तारीख और तालीम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, जिसका आज तक दुख है। फरहान को पसंद करती थी, उसकी ना हो सकी और गांव के एक दूर के रिश्तेदार के मिडिल पास बेटे से ब्याह दी गई।